नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशन में। सो गाइस, आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम है कुंदन कुमार राणा। और यह बहुत ही प्राउड का विषय है हमारे लिए, क्योंकि यह हमारे क्लासमेट भी रह चुके हैं और इन्होंने जून 2019 में यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है और इनका विषय भी इतिहास था। वर्तमान की यदि बात की जाए तो यह पटना विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी पीएचडी फर्स्ट ईयर में ही है इनका, उस वक़्त चल रहा है। तो आज हम लोग इस इंटरव्यू सेशन में बात करने वाले हैं कुंदन कुमार राणा के क्या-क्या एक्सपीरियंसेस रहे और इनके एक्सपीरियंस को, इनके स्ट्रैटेजी को जानना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार जब नेट दिया था, तो उन्होंने नहीं निकाल पाया, फिर दूसरी बार दिया इन्होंने, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने दिया, तो इन्होंने नेट को क्वालीफाई किया। तो पहले अटेम्प्ट में कौन-कौन सी कमियाँ रह गई थी? दूसरे अटेम्प्ट में क्या-क्या कमियाँ थी? और तीसरे अटेम्प्ट में जाकर के वो चीज़ कैसे फुलफिल हुआ कि इन्होंने यूजीसी नेट को क्वालीफाई किया। उसके साथ-साथ तैयारी के दौरान जो स्ट्रेस लेवल आता है बच्चों में, जो कि असफल हो जाते हैं, तो उस स्ट्रेस लेवल से कैसे निकला जा सकता है? आजकल के युवा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। एक चर्चा यह होगी कि इन्होंने अपनी कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई। जैसे पेपर 1 की तैयारी के लिए इन्होंने क्या-क्या किया? कहीं से यूट्यूब वीडियोज़ देखे, तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन-कौन सी किताबें पढ़ी, प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहा, और पेपर 2 के लिए यानी इतिहास की तैयारी के लिए इन्होंने कौन से स्ट्रैटेजी अपनाए और किस-किस राइटर का इन्होंने कौन-कौन सा किताब पढ़ा। एक-एक चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि पेपर 1 का रोल कहाँ तक होता है नेट में या फिर जेआरएफ करने में। और फिर यदि आप पटना विश्वविद्यालय से नेट कर कर पीएचडी करना चाहते हैं, तो फिर यह आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है, यह आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे। तो आइए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में ब्रीफ में बताएँ। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं और किस तरीके से आपने यहाँ तक पहुँचा है? बहुत शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन बताएँ। मेरा नाम कुंदन राणा हुआ। जी। हम बिहार के मधेपुरा ज़िला से बिलॉन्ग करते हैं हुँ, हुँ। और मैंने ग्रेजुएशन पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से किया है ठीक है। और मास्टर भी मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ही किया। ओके। एंड आफ्टर दैट आपने नेट का एग्ज़ाम दिया और फिर आपने नेट क्वालीफाई किया। ठीक है, जी, चलिए। आप अपने बारे में बताएँ, आप किस हिस्से से चल कर के आते हैं, बिहार के हिस्से से, जहाँ से अमूमन तौर पे यदि देखा जाए एकेडमिक्स के फील्ड में, तो बहुत सारे कम लोग हैं, लेकिन कैसे इस चैलेंज को आपने कैसे इस चुनौतियों को निपटा? आप अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताएँ, किस तरीके से आप वहाँ से चल कर के आए और आपने आज पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया पीएचडी के लिए? जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप जान रहे होंगे जिस क्षेत्र मधेपुरा जो क्षेत्र है वो कोसी एरिया में पड़ता है। बिहार की शोक नदी उस बगल से गुजरती है, हुँ, कोसी हुँ। नदी। ठीक है। मैंने इंटर तक की पढ़ाई अपने ज़िला से ही किया। हुँ, हुँ। फिर मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। ठीक है, उसके लिए मैं पटना कॉलेज में एंट्रेंस दिया और पास किया, फिर एडमिशन हुआ। ठीक तो है। पढ़ते-पढ़ते फिर आगे मास्टर्स भी मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया। हुँ, तो हुँ। फिर कुछ लगा कि हमको इस एरिया में जाके कुछ ज़्यादा ही लोगों को हम मतलब जिस एरिया से हम आते हैं वहाँ ज़्यादा ही गरीबी और अनएजुकेटेड लोग होते हैं, तो उनको रास्ता कुछ पता नहीं होता है ठीक है। कि कहाँ जाना, नहीं जाना। पढ़ाई तो करते ही रहते हैं लेकिन उनको रास्ता कुछ पता नहीं होता। तो हमको लगा कि यहाँ तक आके हम अगर एकेडमिक में इस क्षेत्र में जाते हैं, हुँ, हुँ। तो हमको बच्चे को बताने, समझाने एक प्राउड फ़ील होगा और हम बता सकते हैं, मुझसे लोग जुड़ सकते हैं और उसको हम रास्ता दिखा सकते हैं। जी। तो इसलिए मैंने मास्टर करके वो नेट की तैयारी की और फिर मैंने नेट किया। ओके। फिर बहुत अभी बहुत अच्छे, पीएचडी में बहुत एनरोल्ड अच्छे। हूँ पटना यूनिवर्सिटी से ओके, और अभी मेरा कोर्स वर्क चल रहा है। ठीक है। आप यह बताएँ कि वैसे छात्र जो इंटरमीडिएट के बाद अक्सर इस परेशानी में, इस दुविधा में रहते हैं कि आर्ट्स का फ़ील्ड क्यों लिया जाए और आर्ट्स को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है। फिर आपने आर्ट्स में इतिहास विषय को ही क्यों चुना अपने ग्रेजुएशन के लिए? इसके पीछे कोई ख़ास वजह? बिल्कुल ख़ास वजह है। इतिहास एक ऐसी विषय है जो सोशल साइंस में सबके फादर बोला जाता है। इतिहास से पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हुँ, ऐसे तो हुँ। एक-दूसरे का सब जोड़ी दामन का संबंध जैसा है, लेकिन इतिहास उसमें ख़ास विषय है कि हम इतिहास से
अतीत से वर्तमान तक की बात समझ सकते हैं और भविष्य बना सकते हैं। जैसे इतिहासकार ने भी कहा बहुत लोगों ने कि हम जब अतीत को पढ़ते हैं, अतीत को जानते हैं, तो वर्तमान की नींव मजबूत रख सकते हैं। ठीक है। इतिहास मेरा रुचि यही इसीलिए रहा है कि इतिहास में अक्सर लोग इतिहास को नहीं जान पाते हैं और वर्तमान में जीते जा रहे हैं और वर्तमान की पता और भविष्य ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो इतिहास मेरा लेने का यही एक इरादा था कि हम अब पीछे की इतिहास, हम मानव सभ्यता के इतिहास को जानें और वर्तमान में मानव कहाँ आगे कैसे जा सकता है। क्योंकि वर्तमान का नींव अतीत पे टिका होता है। तो इसलिए मेरा ठीक है। इंटरेस्ट रहा है कि मैं इतिहास ही लूँ। ओके, सो वैसा कौन-सा मोमेंट था या फिर आप उस समय किस क्लास में पढ़ रहे थे जब आपने पहली बार यूजीसी नेट के बारे में जाना? मैं जब पटना कॉलेज आया तो पहले तो हम बी पार्ट 3 तक हम यूपीएससी के ही लिए सोचे थे। ठीक है। तो मुझे जब हम मेरा ऑनर्स हो गया तो हम तैयारी छोड़े नहीं, लगे ही रहे कमीशन हुँ, में। हुँ, हुँ, लेकिन उसी दौरान मैंने एडमिशन ले लिया पटना यूनिवर्सिटी के मास्टर मास्टर में। तो हम फिर हमको जब वहाँ से हमको सवाल करने लगे टीचर लोग, तो हुँ, आप हुँ, मास्टर क्यों कर रहे हैं? तो हुँ, मेरे हुँ, ज़हन में एक बात आई कि सच में मास्टर क्यों कर रहे हैं और आखिर ये हायर एजुकेशन में जाने क्या इरादा है? तो मुझे जब कंपेयर करने लगे हर चीज़ को, हुँ, प्रोफ़ेशनल हुँ, लाइन को और कमीशन लाइन को, तो फिर हमको लगा कि इस लाइन में आकर हम बहुत लोगों को आगे की रास्ता दिखा सकते हैं। सेवा तो दोनों जगह से होती है, लेकिन ये हम डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं और बता सकते हैं। और एक शिक्षा एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता होती है जीवन में जिससे लोग आगे बढ़ सकता है। हुँ, कमीशन लाइन में भी जा सकते थे, लेकिन उसमें है कि आप मतलब इतना सेल्फ हो जाते हैं खुद से, तो आप लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन एक ये एकेडमिक ऐसी लाइन है कि आप रोज़ को रोज़ एक-दूसरे को जानते हैं हुँ, और हुँ, समाज की हर घटना से परिचित होते हैं। हुँ, जब हुँ, आप जी, घटना से परिचित होती हैं, तो आपके मन में कुछ न कुछ तो उठता ही है कि ये समाज और वर्तमान राजनीतिक वर्तमान परिदृश्य को भी आप जानते हैं और एक समाज को बताते हैं कि हुँ, समाज किस ओर जा रहा है। अगर समाज अगर गलत तरीके से जा रहा है, तो आप उसका आलोचना कर सकते हैं और हुँ, बता सकते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ हम सभी तरीके की बातों को रखते हैं, जानते हैं और एक-दूसरे से मिल सकते हैं, बता सकते हैं। चाहे वो समाज पिछड़ा हो या आगे आगे समाज, सबको मिला के चलने के एक इतिहास लेखन जिसमें ऐड हो जा रहा है, इसको ऐड करने का तरीका कहा जाता है, जिसमें कि हम सभी को लेके चलने की बात करते हैं। और ठीक है, उसमें ये भी एक वजह है कि जी, इतिहास हुँ, हुँ, कि एक ऐसा विषय है और इसमें इस लाइन में एकेडमिक लाइन में आते हैं, तो हम यह मानते हैं कि एक एक ये एक प्रोग्रेसिव एरिया है, जिसको हम प्रोग्रेसिव एरिया मान सकते हैं। हुँ, हुँ, और ये एरिया में आप रह के आप सच में समाज का कल्याण कर सकते हैं। ये सब सोच रहा है मेरा। जैसे-जैसे मैं एजुकेशन लेते गया तो हमको मेरा ये सोच बढ़ते गया, इसीलिए मैं इस लाइन को चुना। ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी को लेकर के कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए और कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पेपर 1 से शुरू करते हैं। पेपर 1 जैसा कि माना जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नेट या जेआरएफ करना चाहते हैं उसके लिए। सो पेपर 1 की तैयारी के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट उनको आप क्या कहना चाहेंगे पेपर 1 की तैयारी के लिए? जब पहली बार हम नेट दे रहे थे उस समय तो मुझे पूरा पूरा पता नहीं था कि मुझे कौन-सी बुक पढ़ना चाहिए। हम खुद यूट्यूब पे देखते थे और उसमें डालते थे कि पहले फर्स्ट पेपर के लिए कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए, सेकंड और अपना पेपर के लिए कौन-सी बुक होनी चाहिए। तो हुँ, फिर हुँ। भी हम लोग जब मास्टर कर रहे थे तो इतना पता चल गया था कि हिस्ट्री के लिए हमको कौन-सा बुक पढ़ना है। लेकिन पेपर 1 के लिए कन्फ्यूज़ थे। हुँ, हुँ। फिर मैंने सोचा कि अगर हम कोई पेपर पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, इससे पहले कि हम क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हुँ, हुँ। हम प्रीवियस बनाना शुरू कर दिए। किताब पढ़ने से पहले हम प्रीवियस ही देखना शुरू कर दिए। आखिर कौन-सा पोर्शन है जो कि टच कर रहा है इस नेट में। तो हम हुँ, पहले प्रीवियस ईयर लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखे, ठीक। उसके बाद हम केएस मदान की बुक पढ़े, केवीएस मदान की। अच्छा जी, तो हाँ। वो थोड़ा मोटी बुक है, लेकिन हुँ, हुँ। शॉर्ट में पढ़ते गए और उस किताब का प्रीवियस भी बनाए, तो हुँ, पकड़ हुँ। में आने लगा। ठीक है। तो कुछ-कुछ चीज़ें नया जब हम थर्ड अटेम्प्ट था तो उस समय नया सिलेबस भी जुड़ चुका था, हुँ, हुँ। तो हम थोड़ा मेहनत किए उस पे, हुँ, तो हुँ। मुझे पकड़ में आ गया तो। और सेकंड पेपर के लिए बात कही जाए तो इसमें लिए बहुत बुक है, लेकिन ऑथेंटिक बुक एक नहीं है हिस्ट्री में। एक बुक ठीक से है। आप चाहेंगे तो कि हम किसी कोई क्वेश्चन को पकड़ लें, तो आप प्रीवियस ईयर को फिर से मैंने पढ़ने शुरू किया, तो उसमें बोले यूथ कंपटीशन का जो मोटी-सी बुक आती है, तो हुँ, हुँ। उसको भी मैंने देखा और पहले प्रीवियस बनाया। फिर बुक जो बुक है
I'm sorry for intervention. I'm sorry, एक सेकेंड। पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप किताबों के बारे में आप बताएं तो आप एक एक चीज को बहुत क्लेरिफाई कर दें, जैसे कि थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आप बता दें कि किस किस सेक्शन से आ रहा है और किस सेक्शन के लिए स्पेशली, जैसे एंशिएंट का सेक्शन है, मिडिएवल का सेक्शन है, मॉडर्न का सेक्शन है, हिस्टोग्राफी का सेक्शन है, यानी 4 सेक्शन है मूल तौर पे। तो उन 4 सेक्शन के लिए आप अलग-अलग तरीके से बताएं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको कंफ्यूजन ना हो। पहले आप यह बता दें, एंशिएंट के सेक्शन के लिए हमने इस राइटर की इस किताब को पढ़ा, मेडिएवल के लिए इस राइटर की इस किताब को पढ़ा, मॉडर्न के लिए और हिस्टोग्राफी के लिए यह अप्रोच अपनाया। सबसे पहले हम एंशिएंट की बात करेंगे। अगर हम एंशिएंट की बात करते हैं तो मैं लॉन्ग बुक पढ़ा था, उपेंद्र सिंह की बुक थी, और थोड़ा मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा था। तो उपेंद्र सिंह में थोड़ा मोटी सी बुक है, थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन आप गौर से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। ठीक वो है। आपके वो आप तो फिर अगर आप शॉर्ट पे पढ़ना चाहे, फिर हम शॉर्ट भी बुक पढ़े उसके बाद। हम्म। तो उसके बाद सौरभ चौबे की बुक आती है, एंसेंट इंडिया करके। हाँ जी, हाँ जी। अ, सौरभ चौबे की जो ये बुक है एंसेंट, मैंने वो भी बुक पढ़ी। फिर मिडाइवल के लिए सौरभ चौबे ही पढ़े, थोड़ा सा और डिफरेंट बुक पढ़े, लेकिन लेकिन फोकस मैंने सौरभ चौबे पे ही दिया। और डिफरेंट एंशियंट बुक में इंडिया कैसे? में एक, जैसे सॉरी। डिफरेंट बुक में जैसे हम लॉन्ग लॉन्ग पढ़ रहे थे, जैसे हम थोड़ा सा लेंदी पढ़ रहे थे क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम्म। हम वो सब क्या बोल, राइटर का डिफरेंट नाम बुक में थोड़ा बताएं। एक बुक नहीं था, एक बुक नहीं थी, एक बुक नहीं थी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके देख रहे थे। सतीश चंद्रा को और लेकर आप। एंशियंट हाँ, हाँ। सतीश चंद्रा, ये बुक जो है, सतीश चंद्रा की बुक हम नेट के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट बना सकती है। ठीक है। तो और जो एंशियंट इंडिया के लिए एक अब नई बुक आई है, उस समय हम देखे थे, पप्पू सिंह प्रजापति का। अच्छा, अच्छा। ये भी बहुत अच्छी बुक है एंशियंट इंडिया के लिए। ठीक अब है। मॉडर्न के लिए मॉडर्न के लिए एक बुक नहीं है। मॉडर्न के लिए हम आ, जैसे कि अभी मॉडर्न के लिए प्लासी से विभाजन तक की बुक मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद स्ट्रगल फॉर इंडी जो तो बुक है, सुमित सरकार की बुक मैंने पढ़ी थी, लेकिन वो थोड़ा सा अलग अप्रोच है। लेकिन हम जानकारी के लिए थोड़ा सा पढ़ ले, और थोड़ा प्रीवियस ही बनाए, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए क्योंकि आप जानते हैं 6 महीना में ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। हम्म। तो हम ज़्यादा प्रीवियस ही बनाए, और थोड़ा थोड़ा बुक मॉडर्न का देखते गए, तो हल्का हल्का इस हम्म। टाइप से मेरा स्ट्रेटजी रहा। ऐसा नहीं कि हम फुल बुक पढ़ लिए, हम क्वेश्चन को देखें कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को ज़्यादा उठाए, लेंदी हम्म। पढ़ने में फिर छूट जाता। तो इस टाइप हम्म। से। लेकिन अगर हम परफेक्ट बुक और बात करें, दो बुक बताएंगे कि सौरभ चौबे की जो एंशियंट और मेडावेल है, हम्म। और जब और फिर पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है, ये बहुत बेस्ट बुक है। हम किसी भी स्टूडेंट को यही सलाह देंगे, ये बुक को थोड़ा देखना चाहिए। जो ठीक है। हिस्टोग्राफी की बात, हिस्टोग्राफी जैसे मास्टर हम लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो उस समय हम लोग को शिक्षक पढ़ाए हुए थे, कुछ कुछ याद था। तो फिर हम हिस्टोग्राफी के लिए ये ई श्रीधर की बुक लिए। वो भी लेंथ थोड़ा लंबी मोटी बुक है, तो आपको टॉपिक चुन चुन को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना चाहेंगे तो आप झारखंडे चौबे की बुक पढ़ सकते हैं, जो कि हिस्टोग्राफी के लिए बेस्ट बुक है। उससे ओके। पोस्ट पोर्शन से छूटेगा नहीं हिस्टोग्राफी। अच्छा, यानी कि एक तो सौरभ चौबे की किताब है जो आपने बताया, एंशिएंट मिडिएवल। उसके साथ साथ हमने बात किया था पप्पू सिंह पप्पू सिंह प्रजापति प्रजापति की की। एंशिएंट हिस्ट्री की बुक। उसके बाद सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया और बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया, है ना, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और शेखर बंदोपाध्याय की पलासी से विभाजन जी। और केवीएस मनान। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी को लेकर के बात किया कर लिया गया। अब हम लोग यह बात करते हैं कि क्या तैयारी के दौरान नोट्स बनाना चाहिए या फिर किताब से ही डायरेक्ट पढ़ करके काम हो जाएगा? नहीं, नोट्स बनाने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 6 महीना में एग्जाम होता है। तो आप चाहें तो किताब को ही पूरा रंग दें। जैसे अभी दो जो मार्केट में बुक आई है, हम्म। सौरभ चौबे प्रजापति का, वो बुक नोट्स ही है। आप उस पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप पढ़ते जाइए, 3 बार 2 बार पढ़िए और रंगते जाइए, तो बेस्ट इग्नू। आपका समय बच जाएगा। अगर आप इग्नू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो अगर समय है आपके पास, हम्म। आप अगर ज़्यादा समय ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं, तो हम्म। बिल्कुल इग्नू बेस्ट है नेट के लिए, क्योंकि वो एक अलग तरीके का आंसर देती है जो आप
देखते हैं। और एनसीईआरटी भी वो बताना भूल गए थे हम। एनसीईआरटी देखना इसलिए जरूरी है कि अब पहले वन लाइनर क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे 2014 से पहले क्वेश्चन वन लाइनर पूछा जाता था। हम्म। अब डिफरेंट हो गया, अब यूपीसी टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बहुत अच्छा। सा ऑप्शन दिया जाता है, छांटना पड़ता है, तो इसलिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना इसमें ऑब्जेक्टिव से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। हम्म। कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा एनसीईआरटी भी बुक पढ़नी पड़ेगी आपको हिस्ट्री का। जब तक आपको अभी कॉन्सेप्ट का ही है दौर, पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए। और थोड़ा सा इसमें डेट वाइज को बहुत अच्छे से याद करना पड़ता है, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछा जाता है बार बार। कम से कम हम्म। 15 क्वेश्चन यही पूछा जाता है, 15-20। आप ऊपर नीचे कीजिए, ठीक है। सजाइए, डेकोरेट कीजिए। आप यह बताएं कि जब आपने पहली बार 2 बार एग्जाम दिया तो आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया, तो उस दौरान भी कई लोग होते हैं जो स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो उससे फिर कैसे कोई स्टूडेंट बाहर निकले? तो ये सब तो जैसे एग्जाम नहीं निकल, जब आप पूरी मेहनत करते हैं, अब एग्जाम नहीं निकलता तो स्ट्रेस आता ही है, डिफिकल्ट होता है निकलना, लेकिन आपको करना तो यही है। तो आप सोच लेते हैं, इच्छा शक्ति मजबूत होनी पड़ती है। तो हम सोचे ही थे, तो ये तो जब आप यूपीएससी सोच सकते हैं तो नेट के क्यों नहीं, नेट एग्जाम ही है। प्रोफेसर लाइन अभी दूर है, लेकिन जब तक नेट क्वालिफाई नहीं करते तो आप उस लाइन में जा ही नहीं सकते हम, या पीएचडी। तो हम ये मेरा स्ट्रेटजी रहा है कि हम जानते हैं कि फेल्यूर होते हैं लाइफ में, थोड़ा सा दिक्कत हम्म। होती है, लेकिन हम इस चीज से हटे नहीं। हमको लगा कि हम कर लेंगे तो हम कर लिए। एक सवाल कि एक हमेशा हमसे पूछा जाता है कि आप यह बताएं कि जो छात्र जो गांव से आते हैं, जो देहात के हिस्से से चलकर आते हैं और जिनके पास उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो महँगे-महँगे कोचिंग में जाकर पढ़ाई करें, तो क्या वैसा छात्र भी यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अभी जैसे फिलहाल तो इस टाइम में हुँ, हुँ। जो अभी अभी तो पूरा यूट्यूब पे वीडियो डाला होता है। अगर आप नहीं भी जानते यूसी नेट के बारे में, तो आप यूट्यूब पे डाल के पहले उसका स्ट्रेटजी जान लेंगे कि ठीक है। क्या क्या सवाल पूछा जाता है, क्या नहीं पूछ सकता है, और कैसे इसको पढ़ा जाए। हुँ, उसके हुँ। हिसाब से फिर आप देख, क्योंकि अगर कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो ठीक है, आपको उसमें कॉन्सेप्ट बन जाता है, लेकिन आपको फिर भी पैसा नहीं है, कोचिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप बस यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे डालिए कि तैयारी कैसी होती है, नहीं होती, सब चीज़ अब मतलब यूट्यूब पे है ही। उसके बाद जो जो स्ट्रेटजी बताया गया उसको आप फॉलो कर लें, और थोड़ा मेहनत आप डीपली करें, मतलब अंदर से डेप्थ होकर पढ़ें, तो देखेंगे कि आप क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। कोई हार्ड विषय नहीं है ये नेट जेआरएफ निकालना। ऑनलाइन जो तैयारी आजकल करवाई जा रही है, वह कहाँ तक सहायक है? ऑनलाइन तैयारी आप तभी करें जब आप पहले आप बुक पढ़ लें पहले। हुँ, जब आप हुँ। बुक पढ़ लेते हैं तो तब तो आप अगले को समझ पाएँगे क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो फिर सर से ऊपर निकलते जाएगी, पता नहीं चलेगा आपको। ऑनलाइन तैयारी करने से पहले हम स्टूडेंट को सलाह देंगे, जो एस्पिरेंट हैं उसको बताएँगे कि पहले आप पूरी तरह आप जिस हिस्ट्री को पढ़ लें, या फर्स्ट पेपर को भी पढ़ लें, या प्रीवियस देख लें। फिर हुँ, आपको हुँ। उस सब बात ऑनलाइन का सब ऑनलाइन का जो भी आप क्लास लेना चाहेंगे उसको समझ लेंगे आप। उससे पहले आप ऑनलाइन डायरेक्ट नहीं ऑनलाइन कर सकते कीजिएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और समझ में नहीं आएगी, नई बात समझ में नहीं आएगा। जब पढ़ के आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको दोबारा याद हो जाता है। पीएचडी एडमिशन के लिए जो छात्र मान लीजिए नेट कर लिया और पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं, वो उसको किस तरीके की प्रक्रिया से गुज़रना होगा? पीएचडी के लिए पहले तो नेट अगर नहीं भी है पटना यूनिवर्सिटी में, तो पैट होता है, पीएचडी एडमिशन टेस्ट एग्जाम होती है। हुँ, हुँ। तो उसमें अगर आप क्वालिफाइड हैं तो फिर आपके लिए इंटरव्यू है, इंटरव्यू बोर्ड बैठती है, आप इंटरव्यू पास होते हैं। सीट तो कम रहता है, फिर भी आपको ज़्यादा मतलब आपको जो भी पूछा जाएगा थोड़ा सा सबसे अलग बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हुँ, हुँ। और अगर नेट है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके और पटना यूनिवर्सिटी में है कि आप अगर 2 चीज़ है, नेट या पैट है, तो फिर आपका नंबरिंग देखा जाता है, आप कितना परसेंट है एम मास्टर्स में, तो वो भी एक 5 नंबर, और जेआरएफ को 10 नंबर, और नेट को 5 नंबर, और पैट को 5 नंबर, इस हिसाब से वहाँ एडमिशन होती है। ओके, सो गाइज़ मेरे ख़्याल से इंटरव्यू का जितने भी सवाल थे, सारा सवाल का सिलसिला खत्म हुआ। इसी के साथ हम लोग विदा लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया कुंदन जी हमारे चैनल के साथ जुड़ने थैंक के यू, लिए। थैंक यू। तो अंत में आप एस्पिरेंट को क्या कहना चाहेंगे अपने तरफ से? कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। जी, बिल्कुल हम यही कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट जो लगे हुए हैं हुँ, हुँ। नेट जेआरएफ में, आप बिल्कुल हार ना मानें। हुँ, हुँ। क्योंकि को अगर जब आप पूरी तरह बुद्ध ने कहा है कि जब उनके भाषा में हम बोलते हैं कि अगर आपको कोई एग्जाम निकालनी है, कोई ऑब्जेक्टिव आप दौड़ते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव के पीछे मत भागिए, आप पूरी किताब पढ़ लीजिए। जब आप पूरी किताब पढ़ के आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं उसको, तो हुँ, आपको हुँ। समझ में आ जा रहा है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है।
तो ठीक आप है। किसी भी चीज को शॉर्ट तरीके से मत पहले भागिए, पहले आप पूरी तरह उनको पी जाइए, पूरी तरह जानकारी ले लीजिए और पूरी तरह उस किताब को जो सिलेबस में है, जो आपके पास है, उसको आप जानकारी पूरी तरह पढ़ लीजिए। उसके बाद आप छाँटने की कोशिश कीजिए, उसके बाद क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना वो सिलेबस के अनुसार। पहले आप शॉर्ट मत भागिए, अब बिल्कुल मेहनत कीजिए लगातार, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना आप जान लीजिए कि अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन आसान होता है, आपको आपको नज़र में घूमना शुरू हो जाता है और आप जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को। आप बिल्कुल लगे रहिए, आप लगे रहते हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो गाइस, कुसुम नेट क्लासेस की तरफ से कुंदन जी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें और लोगों को शिक्षित करते रहें। शुक्रिया, बाय-बाय, टेक थैंक यू। केयर।